आप देख रहे बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना कितना सही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक आधुनिक तरीका, ऐसा जरिया जिस जरिए के द्वारा करोड़ों लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और सात समुंदर के पार भी और अपने दीवार के बगल के पड़ोसी के साथ भी एक ही क्षण में एक ही समय में जुड़े रह सकते हैं। और अब लोगों को इस विषय की इतनी आदत लगी है कि ये लोगों के जीने में एक महत्वपूर्ण, जरूरी, आवश्यक और अपरिहार्य चीज बनती जा रही है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस देश के राष्ट्र विरोधी जितनी ताकतें हैं वो इंटरनेट पर जितनी उपलब्ध है उससे भी ज्यादा इस राष्ट्र को समर्थन देने वाली ताकतें ज्यादा उपलब्ध है। और सरकार राष्ट्र विरोधी ताकतों को इंटरनेट पर बैन नहीं कर सकती, लेकिन देशभक्त उनके खिलाफ जागरण, जन जागरण हमेशा करते रहते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी देश विरोधी साइटों के ऊपर बैन लगाने के बजाय उन साइटों के ऊपर ज्यादा बैन लगा है जो कि राष्ट्र समर्थक मानी जाती है। ऐसे में इस विषय पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, आप हमको बता सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया बताने के लिए हमको फेसबुक पर भी इस कार्यक्रम के दौरान लिख भेज सकते हैं, जो कि हम स्क्रीन पर साथ साथ चला रहे हैं। साथ में आप हमें एसएमएस भी कर सकते हो, साथ में आप हमें जैसे कि बिंदास में बाकी भी कॉलर कॉल करके अपनी बात को रखते हैं, आप भी कॉल करके रख सकते हैं। हम आपको स्क्रीन पर बढ़ते सोशल नेटवर्किंग और इस मीडिया की उपलब्धि क्षेत्र ये भी दिखा रहे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। नमस्कार, बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ, ये मीडिया सोशल नेटवर्क पे जो पाबंदी लग रही है ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो इस मैसेज को भेज रहे हैं, जो भड़काऊ मैसेज भेज रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो निर्दोष जो व्यक्ति हैं जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं उनको बहुत इससे असुविधा हो रही है। ये इस सरकार को सोचना चाहिए कि पहले जो इसको भड़काऊ मैसेज जो भेज रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। बिल्कुल, ये अपने ही देश के लोगों के साथ ऐसा अन्याय कर रही है। बिल्कुल, धन्यवाद। अब हमारे साथ इस सोशल मीडिया और इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए काम करने वाले प्रवीण आर्य जी भी जुड़े हैं। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। प्रवीण जी, इस बैन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आप कार्यक्रम के मध्य के बाद अब जुड़ रहे हैं, लेकिन अब तक कॉल करने वाले हर व्यक्ति ने और अपनी प्रतिक्रिया भेजने वाले हर व्यक्ति ने इस विषय का विरोध ही किया है। आप ही निश्चित विरोध करेंगे, लेकिन इसके समर्थन में आप क्या तर्क देंगे? इसके समर्थन में सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक पत्रकारिता हम प्राचीन उसमें देखें तो पहले पत्रकार नारद थे और उन्होंने निष्पक्षता के साथ असुर और सुर असुर दोनों का पक्ष रखते थे। पत्रकारिता जब आई तो पत्रकारिता में कभी भी प्रारंभिक पत्रकारिता बड़ी निष्पक्ष थी। दूरदर्शन आया, दूरदर्शन के बाद कई चैनल आए और अधिकांश चैनल इस स्तर तक पहुंच चुके हैं कि वो खबर की जगह बेखबर चीज़ों को वो दिखाते हैं और जो समाज से सरोकार जिन विषयों का होता है वो उसको बिल्कुल खा जाते हैं। कई चैनल अपने आप को साहित्य की बात करते हैं, कला की बात करते हैं। साहित्य और कला नाम की उनके पास कोई चीज़ नहीं है, भोंडापन उनके पास सब सर्वथा होता है। एक ही खबर का भोंडापन दिखाने के लिए वो किस प्रकार से अपनी डेस्क को दुकान उन्होंने बना लिया है। बात बात पे एडवर्टाइजमेंट, बात बात पे स्पॉन्सरशिप। और आज स्थिति यह है कि भारत की जनता इन चैनलों के समाचारों से उब चुकी थी, क्योंकि वो सत्यता से परे असत्य को ही दिखा रहे थे। ऐसे में जब क्या नाम ये सोशल एक हमारे वेबसाइट माध्यम आया तो फेसबुक सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ। और आज हालत ये है कि फेसबुक अथवा और सोशल मीडिया या ब्लॉगर्स जिस चीज़ को प्रकाशित करते हैं और वो ज़्यादातर फैल जाती है, आज उसी मीडिया, भांड मीडिया को वो दिखाना पड़ रहा है। जिस प्रकार से मनमोहन सिंह का एक चित्र आया, मनमोहन सिंह के पीछे सोनिया गांधी बिल्कुल इस प्रकार से हाथ लेकर के पीछे उसके पीठ पे लगाया हुआ है। वो जब सोशल मीडिया में चित्र प्रकाशित हुआ उसके बाद ही वो नव भारत टाइम्स ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको प्रकाशित किया। अब ताज़ा तरीन बात यह है कि इसने असम के अंदर हम एक सांप्रदायिकता की चश्मे से उस खबर को देखते हैं। बिल्कुल, हम आपके पास दोबारा आएंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। नमस्कार। हेलो।
हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार सुरेश जी। क्या कहना है आपका? आमिर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मुझे ये कहना है कि सरकार जो बैन लगाना चाहती है तो बैन लगाते वक्त ये सोचना चाहिए कि एक दिन वो ऐसा करेंगे कि जो सरकार ने जो अभी जो उनके पास सबूत इकट्ठे है जो कि उन्होंने आतंकवादी का यहाँ पे एक्शन किया है तो कुछ नहीं कर पा रही वो। और जो अभी यहाँ पे कसाब यहाँ पे बैठा है उनको मालूम है कि वो कसाब के दोषी है, उसके बाद उसको फांसी देना चाहिए, ये उनको सोचने नहीं है। सोशल मीडिया की ओर से बहुत यहाँ पे जो वर्ल्ड है बहुत छोटा हो गया है। इसका एक कारण ऐसा है कि उसकी वजह से बहुत लोगों को जानकारी बहुत अच्छी तरह से मिल रही है और ये सब कुछ जानते हुए भी ये सरकार का एक साजिश है कि ये पूरा नाकामयाबी उनके सामने नहीं आना चाहिए, इसलिए वो इनके ऊपर बैन लगाना चाहते हैं। एक दिन ऐसा होगा सुरेश जी, अभी इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा उस दिन वो आपके मीडिया के ऊपर भी वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी वो बैन लगा देंगे, क्योंकि उनको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जो देश में जो कुछ अच्छी बात बनती है और जो सरकार अच्छा नहीं करना चाहती वो भी दिखाती है। इसकी वजह से वो उनका सरकार जाएगा, वो अगले 2014 को सरकार नहीं आएगा, ये जब जान जाएगी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी बैन लगाएगी, ये मेरा कहना है। चलिए ये तो इतना आसान नहीं है, ये तो मधुमक्खी के चत्ते में हाथ डालने जैसी बात तब सरकार करेगी। लेकिन फिर भी जो सोशल मीडिया, जैसे कि प्रवीण जी ने कहा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपने समाचारों के द्वारा समाज को जब न्याय नहीं दे पा रहा है, ऐसे में फेसबुक के द्वारा भले ही किसी व्यक्ति के 100 ही फॉलोअर हो, 85 फॉलोअर हो या कुछ लोगों के 1000 फॉलोअर हो, या ट्विटर के द्वारा किसी के 1000 हो या किसी के लाख हो या किसी के 50-50 लाख तक भी गए हैं, वो उतने लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकता है। आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे अखबार निकालते हैं जिनकी 100-200 लेके 500-1000 तक की प्रतियां छापी जाती है, वो भी मीडिया कहा जाता है। तो जिनके 5000 लोग फेसबुक पर जुड़े हैं वो मीडिया क्यों नहीं है? वो मीडिया है, इसलिए इसको केवल वेबसाइट की तरीके से देखने के बजाय या गपशप या चाट के लिए बने फोरम को देखने के बजाय इसको सोशल मीडिया कहना ज़्यादा अच्छा है। सरकार इस सोशल नेटवर्किंग को तोड़ना चाहती है। फेसबुक पर निर्मल पांडे पुणे से कहती है कि इस नेटवर्क को तोड़ने के बजाय सरकार आतंकवादियों के साइलेंट सेल नेटवर्क को तोड़े तो ज्यादा राष्ट्रहित में उपयोग होगा। प्रवीण जी, अभी मैं बात कर रहा था असम जो ये दंगा हुआ उसके पीछे खुद एक कांग्रेसी सांसद थे। कैसे? एक कांग्रेसी सांसद थे, उनका मैं नाम बोल रहा हूं, पिनियानी कुछ ऐसा नाम उनका, और राहुल गांधी के काफी नजदीक हैं। और अभी दिल्ली की पूर्व दिल्ली की जो महापौर हैं, पूर्वी दिल्ली की महापौर हैं, उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले एक पुलिस कमिश्नर के साथ मिलकर के उनको लिखित पत्र दिया, शिकायत की उन्होंने किस प्रकार से जो एक आम आदमी है, सोशल मीडिया का एक सच्चे पत्रकार का धर्म निभा रहा है, उस कांग्रेसी सांसद ने किस प्रकार से अफवाहें फैलाई, किस प्रकार से उसने वहां पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, जबकि वो मुसलमान नहीं बल्कि वो बांग्लादेशी हैं, वो सांप्रदायिक रूप बिगाड़ा गया, जबकि वो वस्तुतः समस्या बोडो और मुस्लिमों की नहीं, बोडो और बांग्लादेशियों की है। आज 30 से अधिक विधायक है ना असम के अंदर जा चुके हैं। ये सब किसने उजागर किया? सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया, अब कई ऐसे आंदोलन हुए। सच्चाई तो ये है सुरेश जी कि आज 90% मीडिया वेटिकन के हिस्से में जा चुका है। कुछ चैनल हैं, जैसे आपका चैनल है, कुछ और चैनल है, उन पे भी शिकंजा, इसलिए कि किसी भी प्रकार से ये कुछ चैनल ये भी खत्म हो जाए। और उसके साथ साथ आ गया सोशल मीडिया, ये इनके लिए और मतलब उल्टी स्थिति हो गई। सोशल मीडिया जो चैनल से जो ये 90% चैनल नहीं दिखा रहे, वो सोशल मीडिया उसको बिल्कुल फ्लैश आप स्क्रीन पर वो चीजें, फोटो भी दर्शक देख रहे हैं जो सोशल नेटवर्किंग साइट पर क्या लोग डालते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ चीजों का समर्थन नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसी अभिव्यक्तियां हैं जो कि न्यूज़पेपर में कार्टून नहीं बनते, इसलिए लोग अपने कार्टून को बना के इंटरनेट पर डालते हैं। ये भी, और ये बात विदेश के मीडिया में तो आम है। जो अभी यहाँ पर कंधे पर बिठाया हुआ दिग्विजय सिंह और इनको दिखाया जा रहा है, ऐसे तो विदेश में, खास करके अमेरिका में या ब्रिटेन में, वहां के राजनेताओं को, सत्ताधारियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिखाना कॉमन माना जाता है। हमारे यहाँ तो फिर भी बहुत ज्यादा सभ्यता के साथ इन सारी चीजों को किया जाता है।
एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। मैं कविता बोल रही हूँ किशनगढ़ से। हाँ बोलिए। आपका क्वेश्चन है कि सोशल साइट पे प्रतिबंध कितना सही है। देन आई वाज इन अगेंस्ट फॉर दिस टॉपिक। इस पर प्रतिबंध उस लिमिट तक ही ठीक है जब तक इसका मिसयूज हो रहा है। जनता को तो इन्हीं सोशल साइट के जरिए सरकार की गतिविधियों प्रतिक्रियाओं का पता चलता है, लोगों की प्रतिक्रियाओं का पता चलता है, कब कहाँ पर क्या घट रहा है, क्या इवेंट हो रहा है। एक्चुअली आज इन सोशल साइट के सब्सक्राइबर्स के नंबर को देखते हुए मेरा यही मत है कि दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। आज इन्हीं साइट के जरिए हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं, सरकार के प्रति जो प्रतिक्रिया हमें मिलती है पता चलता है, एक्सेट्रा वगैरह। देन आई वाज इन अगेंस्ट दिस टॉपिक। दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। इसको बंद करना या इस पे बैन लगाना ठीक नहीं है। थैंक यू सर। बिल्कुल, धन्यवाद। हम परिणाम आपको दिखाते हैं कि क्या परिणाम होंगे अगर ऐसा होता है तो। देखिए, देश प्रेमियों में सरकार के प्रति आक्रोश भड़क जाएगा। अगर सरकार अपनी राजनीति चमकाने के लिए और अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे ही अलोकतांत्रिक कदम उठाती रही तो ऐसे में देश के देश प्रेमी और राष्ट्रभक्त आक्रोश में आ सकते हैं। इसके लिए देशभक्त कोई अराजक कदम उठाने पर मजबूर हो सकते हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। सरकार जिस तरह से धार्मिक और राष्ट्रवादी लोगों के अकाउंट्स बंद कर रही है और कट्टरपंथियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उससे देश की एकता भंग हो सकती है। ऐसे में सरकार को कोई भी कदम वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहिए। देश में वैचारिक स्वतंत्रता पर आघात होगा। अगर सरकार ऐसे ही सोशल नेटवर्किंग मीडिया पर प्रतिबंध लगाती रही तो देश के लोगों की वैचारिक स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। और अगर सरकार राष्ट्रवादियों के ही वैचारिक स्वतंत्रता पर आघात करेगी जबकि कट्टरपंथियों को अपना खुला खेल खेलने की खुली छूट देगी तो आप खुद ही समझ सकते हैं ऐसे में क्या होंगे देश के हालात। देश में लोकतंत्र कमजोर होगा। अगर सरकार लोगों को अपनी बात रखने से रोकती रहेगी तो ऐसे में कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र को काफी बड़ा आघात होगा। सरकार की दोगली नीतियों से कट्टरपंथियों के हौसले बढ़ जाएंगे। अगर सरकार वोट बैंक के लिए दोगली नीतियां अपनाएगी तो इससे कहीं ना कहीं देश की अखंडता को तो खतरा होगा ही। देश के कट्टरपंथी भी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, जिनका सीधा मकसद है भारत को तोड़ना। हमारे साथ बाबा रामदेव का जो सोशल मीडिया चलता है उसका काम करने वाले एक उनके प्रमुख कार्यकर्ता रामेश्वर जी भी जुड़े हैं। रामेश्वर जी, आपका स्वागत है। नमस्ते जी। सरकार बैन लगाने की दिशा में जो आगे बढ़ रही है, क्या आपके अकाउंट के ऊपर भी या उनमें से कुछ बैन लगा है? 15 जनवरी को मेरी एक खबर भी छपी थी। अभी सरकार ने जो पिछला सेंसरशिप लगाने की कोशिश की थी कपिल सिब्बल जी ने, उस समय मेरा अकाउंट बिल्कुल बंद कर दिया गया था और मैंने अपने आईडी प्रूफ जमा कराया, लाइसेंस जमा कराया, तब मेरा अकाउंट मुझे वापस मिला। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के जो प्रतिनिधि फेसबुक और ट्विटर वगैरह से के प्रतिनिधियों से मिले हैं, उनको इन्होंने किसी कोई धार्मिक उन्माद फैलाने वाली फोटोएं नहीं दिखाई हैं, बल्कि राजनीतिक चेहरों को दिखाया गया है। इसी कारण से हमारे अकाउंट बंद हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी धार्मिक फोटो ना डालते हुए सारे राजनीतिक चेहरे एक्सपोज किए, उनका खुलासा किया है। ठीक है जी, तभी मेरे अकाउंट बंद किए गए हैं। अभी लोकसभा जो राज्यसभा में उपसभापति से बात करते हुए, पीजे कुरियन जी से अभी बात करते हुए राजीव शुक्ला जी की मैंने एक फोटो डाली। उस फोटो पे बस मैंने इतना लिखा, ये कल तक मैच फिक्सिंग करते थे, एक पत्रकार हुआ करते थे, पत्रकारिता के फर्श से मंत्री बन के संसद की अर्श तक पहुंचे। मैंने बस इतने ही शब्दों का इस्तेमाल किया था। मेरी आईडी 30 दिन के लिए ब्लॉक कर दी गई। ये सरकार का रवैया है हमारी ओर। बिल्कुल, तो ये रवैया है। और ऐसा रवैया मतलब एक मंत्री असंवैधानिक तरीके से उपसभापति को जाके आदेश एक तरीके से देता है और वैसा ही होता है। लेकिन कोई भारतीय अगर इस लोकतंत्र के षड्यंत्र के खिलाफ, फिक्सिंग के खिलाफ कुछ बात को करता है तो 30 दिन के लिए उसके आईडी बैन होती है। क्या ये लोकतंत्र है या ये डिक्टेटरशिप? प्रवीण जी, अभी जैसे मैंने बात बताई कि पूर्वी दिल्ली की महापौर डॉक्टर अन्नपूर्णा मिश्रा को मजबूर होना पड़ा। एक तरफ ये सरकार कपिल सिब्बल इस पे बिल्कुल आतुर हैं कि किसी प्रकार से भी सरकार के खिलाफ आम जनता का स्वर मुखर न हो, और एक तरफ उनके जो भांड हैं, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो
किसी प्रकार का भी इनके छद्म रूप से कुछ लोग बीच में घुसपैठ कर चुके हैं कई ग्रुप्स के अंदर, सोशल साइट्स में। वो लोग इस प्रकार का एक तरह से वैचारिक आतंकवाद लाना चाहते हैं। हम वैचारिक क्रांति की बात करते हैं, हम वैचारिक संगोष्ठी की बात करते हैं, वो लोग अफवाहों को फैला रहे हैं। और एक तरफ ओवैसी का अकाउंट नहीं बंद किया जाता, एक तरफ पियानी का अकाउंट नहीं बंद किया जाता, और एक तरफ वो राष्ट्रीय स्वयं संघ के वेबसाइट्स बंद करती है, एक तरफ 5 झंडे को बंद करता है, और दूसरी और मेरी भी आईडी उन्होंने किस बात पे ब्लॉक की, बहुत ही हास्यास्पद है कि मेरा एक अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति है कि एक तरफ जब असम के अंदर उन्माद, धार्मिक उन्माद बढ़ रहा हो, और दूसरी ओर मैंने केवल एक इतना शब्द लिखा है कि मैं कैसे ईद की बधाई दूं। केवल इस बात पे मैंने उसके साथ एक मानव अंग, एक बोडो आदिवासी को काट काट कर किस प्रकार से वो अपना रोजा इफ्तार खोल रहे हैं, मैंने वो फोटो प्रकाशित की थी, उस पर मुझे ब्लॉक कर दिया गया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। बात यह है कि ये एक तरह से मानसिक प्रताड़ना देने के लिए, दूसरा सोशल मीडिया को बिल्कुल कुंद कुंद करने के लिए ये तत्पर हैं। बिल्कुल। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, हम थोड़ा थोड़ा टाइम उनको भी देते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मैं दिल्ली से अतुल कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। बोलिए जी। ऐसा जी, पुरानी कहावत है जी, कुम्हार का जोर कुम्हारिन पे नहीं चला तो गधैया के कान मैखन लगा। तो ये सरकार 1975 की इमरजेंसी की याद दिला रही है, तो मीडिया को कंट्रोल कर नहीं पा रही, तो कम से कम वो सोशल साइड कर रही है। अच्छा है, जितना ये पाप बढ़ता जाएगा, रावण का भी अब पाप बढ़ गया था तो रामचंद्र जी ने जन्म लिया था, तो जितना ये कर रहे हैं, इमरजेंसी सब ले जा रहे हैं, उससे जनता का आक्रोश बढ़ेगा। और कपिल सिब्बल जैसे क्या वापस होगा, कुंभकर्ण है ये, और ये मनमोहन सिंह जी रावण बने हुए हैं इस टाइम, जबकि वो अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। मेरा संदेश देश के लिए और आपके लिए यही है, आप जो चीज समझें वो करें। धन्यवाद। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके पास भी जाएंगे, लेकिन साथ साथ में हमारे पास जो प्रतिक्रिया आई है फेसबुक के द्वारा वो भी हम आपके सामने दिखा रहे हैं, साथ में SMS भी जो आए हैं वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मैं रामेश्वर के पास दोबारा जाऊंगा। रामेश्वर जी, आप कैसे जन जागृति के लिए इस वेबसाइट का या सोशल मीडिया का, रामदेव बाबा का जो आंदोलन है, भारत स्वाभिमान आंदोलन या टीम अन्ना का भी आंदोलन होगा, इसमें कैसा उपयोग करते हैं? मैं इसमें यही प्रचार रखता हूँ, जो मीडिया पक्ष नहीं रख पाता है या जो बातें स्वामी जी की जनता तक मतलब मीडिया द्वारा नहीं आ पाती, उन्हें हम सोशल मीडिया पे डालते हैं। जैसे स्वामी जी ने कहा किसान आय आयोग बना दो, फार्मर्स कमीशन बना दो, उसके अलावा स्वामी जी ने कहा भारत के अंतिम व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, इसके जो भी रूपरेखा है, जो भी हमारे काला धन वापस लाने के लिए बेनिफिशियल ओनरशिप डिक्लेरेशन, 65 साल से जो भी लोग सत्ता में रहे विधानसभा या लोकसभा में, उन लोगों का मतलब उनके खिलाफ एक जनरल पर्पज FIR, जिस उनके परिवार के खिलाफ किसका विदेशों में अकाउंट हो, इस प्रकार के हम जो भी होता है एक्टिविटीज करते हैं। उसके अलावा सरकार में जैसे कुछ चल रहा है, अभिषेक मनु सिंघवी नामक एक व्यक्ति जो स्टैंडिंग अपना कमेटी में भी रहे और उसके राज्यसभा के भी वो थे, अपना मेन जो मेंबर थे, उन्होंने अभी एक वकील को जज बनाने के लिए उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, और शायद उस महिला का नाम शायद अनुसुईया कुछ करके नाम था। वो न्यूज़ मीडिया में नहीं आई क्योंकि हाई कोर्ट से उनको एक स्टे मिल गया था कि कोई मीडिया इसे नहीं चलाएगा। सोशल मीडिया पे आई, भगत सिंह क्रांति सेना के तजिंदर पाल सिंह बग्गा जी ने वो वीडियो डाली, और एक बार बार मीडिया पे सोशल मीडिया पे भी डालने पे वो बार बार वीडियो हटाई जा रही थी, और वो वीडियो न्यूड थी बिल्कुल, और वो अपने जो उनका चैम्बर है उसमें ही उनके साथ जो भी वो अपना कार्य कर रहे थे, वो जो वीडियो पूरी आई एक्सपोज हो गई वो उनकी वीडियो। वो वीडियो हमने सोशल मीडिया पे डाली, बार बार हटा दी गई। ठीक है जी, ऐसे एक व्यक्ति को मीडिया में नहीं दिखाया जाता, उसको सोशल मीडिया दिखाता है, इसीलिए सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। कांग्रेस के सारे लोगों का, अधिकतर लोगों का चेहरा यहाँ पर्दाफाश हो रहा है। जैसे कि कल श्री प्रकाश जायसवाल जी ने कहा कि सिर्फ संसद में 1 या 2 मंत्री ही हैं, एक या 2 सांसद ही हैं जो ईमानदार है, और वो भी 1 और 2 सांसद सिर्फ एक मनमोहन सिंह है और उसी मनमोहन सिंह के जैसा और कोई व्यक्ति होगा। अब देख लीजिए पूरी संसद को जो एक व्यक्ति पूरा भ्रष्टाचारी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े, हम उनके पास चलते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार जी, बोलिए। मैं ये पूछना
जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विदेशों में हम लोग रह रहे हैं, इस कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश का जो बेड़ा गर्क किया है, हम लोगों को जो शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है इस कांग्रेस पार्टी को, और ये अभी साथ ही साथ ये जो बीजेपी जो विपक्ष की पार्टी है, इसने भी अभी तक हम लोगों को जो उम्मीद थी इससे कि ये कुछ करेगी, विपक्ष में जाके हम लोगों के लिए कुछ जो है क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी लग रहा है इन्होंने भी उनके साथ घालमेल करने के बाद घोटालों में ये भी शामिल हो गई है। आप बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखते हैं? क्योंकि आप कांग्रेस की जितनी टांग खींच रहे हैं, यहाँ पर तो बीजेपी भी साथ में मिलकर घोटाला कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को छोड़ते हैं, हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, लेकिन सत्ता में जो है वो सबसे ज्यादा मस्ती में दिख रहा है। जो सत्ता में है नहीं उसके पास करने के लिए क्या है? तो जो सत्ता में है, जो गलत काम कर रहा है, जिसके हाथों अच्छा काम करने का कर्तव्य उसका होते हुए भी वो नहीं कर रहा है, हम उसके खिलाफ सबसे पहले बोलते हैं। और विपक्ष के नेता के चुप बैठने के ऊपर अगर देश का कोई चैनल सबसे ज्यादा बार बोला है तो सुदर्शन टीवी है। मैं प्रवीण जी के पास जाऊंगा। प्रवीण जी, जिस तरीके से ये बात विपक्ष की भी आ रही है, तो विपक्ष जो काम नहीं कर सकता, जो आम जनता की आवाज बनकर अपनी आवाज उठानी चाहिए या आम व्यक्ति की आवाज बननी चाहिए, वो काम सोशल मीडिया कर रहा है, ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और जो अभी कॉलर ने बात कही वो उनकी अपनी चिंता में बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि ये जो विपक्ष का धर्म है वो सोशल मीडिया बखूबी निभा रहा है। चाहे वो कपिल सिब्बल ने सबसे पहले SMS कम करने की बात करी, और आज का पहले 200 से 100 किया, और आज 20 SMS तक आ गए। यानी कि सरकार इतनी आपातकाल में भी नहीं घबराई थी जितना आज घबराहट, उसकी हड़बड़ाहट दिखाई दे रही है। आज स्थिति ये है कि ये मीडिया को भी समझ में आ जाना चाहिए और आंदोलनकारियों को भी समझ में आ जाना चाहिए कि वो इस भ्रम में ना रहें कि अन्ना आंदोलन या रामदेव आंदोलन ये मीडिया की देन है। मीडिया केवल वही खबर दिखाती है जिसमें एक सनसनी होती है। सोशल मीडिया ने दोनों बड़े आंदोलन को एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। सोशल मीडिया ने जब यही कुमार विश्वास थे, कुमार विश्वास ने अपनी कविता के माध्यम से अन्ना का आंदोलन उठाया, फिर वही सोशल मीडिया कुमार विश्वास को भी पर्दाफाश करती है कि वो एक चुराई हुई कविता पढ़ता है नित्यानंद तुषार की। सोशल मीडिया के अंदर वो चीज आती है जहां पर मीडिया कभी नहीं पहुंच सकता, और सही में वो लोक के लोकार्थ वो विषय उठा रहा है जो उठाने चाहिए, और वही चीज सरकार के पेट में दर्द कर रही है। कपिल सिब्बल हो, चाहे वो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनके कार्टून आ रहे हो, कार्टून तो सामना में भी छपते थे, कार्टून तो नव हर टाइम से भी छपते हैं, तो ये क्या अखबार बंद कर दिए गए क्या? लेकिन गरीब की जोरू सबकी भाभी, वो वाले सिद्धांत पे सरकार सोशल मीडिया पे नकेल कसना चाहती है। बिल्कुल। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सुनते हैं। नमस्कार, बोलिए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार कि आप जैसे दिलदार चैनल इस देश में हैं। बाकी और चैनलों पे तो सास बहू और साजिश और सास बहू और बेटियां आती रहती हैं। देश की इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन चल रही है, इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, उस पर बाकी मीडिया चुप रहता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। नेक्स्ट, जो मीडिया का रोल है हमारे देश में, मीडिया का रोल एक थर्ड चौथे स्तंभ की तरह होना चाहिए लोकतंत्र में। मैं जो देश के सामने बात रखना चाह रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आज तानाशाही है, आज के दिन भी जो अरविंद केजरीवाल जी का एपिसोड हुआ है, उसमें जो तानाशाही गवर्नमेंट ने दिखाई है, और जो गवर्नमेंट दिखाती है अंग्रेजों की जैसी तानाशाही है, अल्टीमेटली कांग्रेस का कमांड तो एक अंग्रेज के हाथ में ही है ना। सोनिया जी तो एक अंग्रेज की फिलॉसफी लेके चलती है। ये मैं देश के सामने रखना चाहता हूँ। अल्टीमेटली तो वहीं से कंट्रोल हो रहा है सब कुछ। जो अंग्रेजों का था देश को बांटना, देश को विभाजित करना, देश जो बोले उस पर अत्याचार करना, तो ये जो चीज है देश को समझना चाहिए, और जो सबसे बड़ा शत्रु है उसको पहचानना चाहिए। बस मैं इतना ही धन्यवाद। जैसे कि कॉलर ने कहा कि सास बहू के कार्यक्रम दिखाते हैं, सास बहू साजिश दिखाते हैं, हम तो देश के खिलाफ चल रही साजिश का पर्दाफाश करने का काम करते हैं और राष्ट्रभक्तों को ताकत देने की बात करते हैं। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हैं। हेलो, नमस्कार। शिवशंकर प्रसाद, बोलिए। शिवशंकर प्रसाद मोकामा। क्या कहना है आपका?
ये सोशल मीडिया का जो प्रतिबंध लगा है ये प्रजातंत्र के खिलाफ है। ये प्रजातंत्र में ये जो बोलने की छूट है उस पर पाबंदी है। तो एक तरह से ये समझिए प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है और ये जानबूझ करके ये साजिश है। धन्यवाद। हम यहाँ पर आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, राष्ट्र प्रेमियों और राष्ट्रवादियों के सोशल अकाउंट से प्रतिबंध हटाया जाए। सरकार को चाहिए कि वो अपनी नाकामी को छुपाने के नाम पर जो राष्ट्रवादियों के सोशल अकाउंट्स बंद किए हैं उन्हें तुरंत बहाल करे। जो लोग कट्टरता फैला रहे हैं उन जिम्मेदार लोगों पर शिकंजा कसा जाए। सरकार वोट बैंक की राजनीति बंद करे। सरकार को चाहिए कि वो देश के हालातों को समझे। वोट बैंक के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ ना किया जाए। देश के कट्टरपंथियों पर शिकंजा कसे। जो कट्टरपंथी खुलेआम देश की अस्मिता से खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे लोगों को पहचान कर तुरंत उन पर कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि आने वाले समय में ये लोग ही देश की एकता और अखंडता को खतरा बन जाएंगे। पाक से बातचीत के बजाय कार्रवाई की बात हो। सरकार के पास वो सारे सबूत हैं जो पाकिस्तान को हिंसा फैलाने का दोषी बता रहे हैं, मगर सरकार कार्रवाई कर रही है भारत के राष्ट्रवादियों पर। पाकिस्तान पर कोई कड़ी कार्रवाई करने की बात नहीं होती। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो देश के असली दुश्मनों को पहचाने और उन्हें कड़ा संदेश देते हुए कार्रवाई करे। हम आपको हिंदू जन जागृति समिति के रमेश शिंदे इनकी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। हमारा जो व्यक्ति स्वातंत्र्य है, हम जिस लोकशाही में रहते हैं वहाँ पर जो हमें मिलने वाला प्रचार का स्वतंत्रता है तो उसके ऊपर की ये पाबंदी है। और ये गवर्नमेंट ने जिस कारण से की है, जो बिना बताए की है, वो पूरी तरह से गैर लागू है। और हमारी गवर्नमेंट को कहना है कि इस वेबसाइट की पाबंदी तुरंत ही हटाई जाए। और आज मुंबई में जो दंगे हुए तो वहाँ पर जिसने दंगे किए उस रजा अकादमी की वेबसाइट तो चालू है। जो भारत में टेररिज्म का प्रचार करती है वो जमाते इस्लामी हिंद की वेबसाइट चालू है, लेकिन हिंदू जन जागृति समिति की वेबसाइट आज बंद कर दी गई है। गवर्नमेंट का कहना है, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि जो भी चित्र यहाँ पर आए जिससे दंगे यहाँ पर हुए वो चित्र पाकिस्तान से आए थे। तो अगर वो पाकिस्तान से आए हैं तो उनकी वेबसाइट ब्लॉक करने के बजाय आप हिंदुस्तान की एक वेबसाइट या राष्ट्र के लिए हित के लिए काम करने वाले वेबसाइट जो ब्लॉक कर रहे हैं, ये सरासर गलत है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। मैं चलता हूं अगले कॉलर के पास। जी नमस्कार। सर जी, सुरेश भाई नमस्कार। बोलिए। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से दीपाली अग्रवाल बोल रही हूँ। अपने उद्देश्य से भटकी सरकार, जनता इनको रोज देख रही है मीडिया पे कि ये लोग कितने काले कारनामे कर चुके हैं, कितने कांड कर चुके हैं। सारे सिर्फ कांडों में लिप्त और भटक रहे हैं। ये सामाजिक मीडिया तो क्या, ये सामाजिक कार्य करने वाले अन्ना हजारे, रामदेव बाबा, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को जब नहीं बख्श रही है तो ये मीडिया को कहां से बख्शेगी। इसके लिए तो जनता को एकदम ठोस कदम उठाना पड़ेगा और इन लोगों को जरूरी है कि ये लोग सत्ता से हटे। इसके लिए हम लोगों को बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये भ्रष्ट सरकार जो है ये आम जनता के लिए सिर्फ एक चीज छोड़ेगी, तन नंगा पेट खाली, जम के लगाओ नारा और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाकी सब सरकार की जेब में चला जाएगा और ये लोग किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये आम जनता को बहुत जरूरी है सोचना और आप जैसे मीडिया वाले आप जनता को जागरूक कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग इस तरह के कार्य करते रहिए ताकि जनता जल्दी से जल्दी जागरूक हो। धन्यवाद। मैं अभी हमारे दोनों अतिथियों के पास चलूंगा, उनको पूछते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं, क्या होना चाहिए। प्रवीण जी, पहले आप। सबसे बड़ी बात तो होगी जो सोशल मीडिया वाली बात आई है। सोशल मीडिया और वास्तव में मीडिया एक दूसरे के पूरक हैं और होने चाहिए, और यहाँ एक बहुत बड़ा गैप है। उसके लिए सुरेश जी जैसे सुदर्शन चैनल ने ये पहल की है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। सोशल मीडिया की ओर से फेसबुक के जितने भी हम अकाउंट्स रखने वाले लोग हैं, व्लॉगर्स हैं, हम आपकी पहल का स्वागत करते हैं। और मैं आपसे खुद आग्रह करूँगा कि सुदर्शन चैनल इस चीज़ की इसको लीड करे। और आज वास्तव में कुछ ऐसे चैनल्स की ज़रूरत है जो सोशल मीडिया के लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन रखे।
आज ये वास्तव में जो संकट सोशल मीडिया पे आज आया है, वो जो बचे हुए चैनल्स हैं जो सही में सरकार की कमियों को और लोक मत को पक्ष को स्पष्ट रूप से रख रहे हैं, सरकार उस पर कुदृष्टि रख रही है। उनको किसी भी प्रकार से उनको उन चैनल्स को खत्म करना चाहती है, चाहे वित्तीय तरह से, चाहे किसी भी प्रतिबंध से, चाहे किसी भी चक्कर में फंसा करके। जब तक ये दोनों पक्ष सोशल मीडिया और मीडिया, इनको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। और रही बात क्या ना, मैं आज अगर ये जो मीडिया, जो तथाकथित मीडिया, चाहे वो कोई सा भी चैनल, में किसी का नाम चैनल नहीं लूंगा, मैंने केवल 90% में गया था, 90% मीडिया को समझ में आना चाहिए, यदि आप सोशल मीडिया की किसी भी खबर को आप, सबसे बड़ी बात तो आज वास्तव में जो इनका सामंजस्य होना चाहिए था, मीडिया सोशल मीडिया का दुश्मन बन चुका है। उनको अपनी विज्ञापनों पे, उनको अपनी एक इकोनॉमी पे बड़ा संकट नजर आने लगा है। उसके लिए अब जरूरी है कि सोशल मीडिया के जितने भी राष्ट्रवादी मित्र हैं, सोशल मीडिया में तो ऐसे भी लोग आ चुके हैं जो पाकिस्तान के में आप यहाँ पर ग्रुप आ चुके हैं, हिंदू देवी देवताओं को किस प्रकार से क्या ना मानी दृष्टि रूप में दिखाया जाता है। विषय ये है कि और उनको रोकने का काम सरकारी एजेंसी या उनके साइबर पुलिस नहीं कर सकते, जो कि राष्ट्रवादी ही कर सकते। अगर वो इंटरनेट पर उपलब्ध है तो पाकिस्तान या तथाकथित सारे भारत विरोधी जो लोग हैं, जो कि इंटरनेट का उपयोग हमारे देश के खिलाफ कर रहे हैं, उनके खिलाफ यही प्रहरी है, यही नेटिजन है जो भारत सरकार के लिए एक फौज बन सकते हैं। एक कॉलर क्या बात कहते हैं, सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं सबसे पहले आपको और आपके सुदर्शन चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो आप लोग एक सामाजिक जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। मैं सरकार के कारनामों को अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, नित दिन खुलते नए घोटाले, कल मारी राजा के न्यारे, आशीर्वाद मिला मैडम का, लूटो खाओ मेरी जान, हो रहा भारत निर्माण, लूटो खाओ मेरी जान, हो रहा भारत निर्माण। महंगाई का राज खुला है, दुष्टों को साम्राज्य मिला है, जनता खून के आंसू रोती है, टकराए जामों से जाम, हो रहा भारत निर्माण, हो रहा भारत निर्माण। धन्यवाद। धन्यवाद। रामेश्वर जी, आप क्या उपाय सुझाएंगे, कार्यक्रम क्या आखिर? उपाय बस इतना है, जैसे अभी कल तक 5 SMS करने की अनुमति दी गई थी, उसके बाद अब 20 कर दिए गए हैं। हम चाहेंगे कि इस कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा, जो कभी मीडिया के सामने नहीं आती, भारत के तथाकथित भावी प्रधानमंत्री शायद राहुल गांधी जी हैं, वो कभी मीडिया के सामने नहीं आते। हम चाहते हैं वो एक बार डिबेट में आए या हमारे सामने बैठ के हमसे बात करें। वो सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल नहीं है और भारत के भावी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। जैसे 5 SMS करे हैं, वैसे 5 घोटाले भी नहीं होने चाहिए देश में, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जो लाखों करोड़ों के घोटाले जो कर रहे हैं उन्हें जेल में डालना चाहिए, ऐसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। सोशल मीडिया ने तो एक्सपोज किया है, तुम सोशल मीडिया के खिलाफ एक्शन उठा रहे हो। स्वामी रामदेव काले धन की आवाज उठाते हो, उन पे लाठियां बरसाते हो, राजबाला बहन राजबाला की हत्या कर देते हो, ठीक है, वहां पे कोई रोक टोक नहीं है। आज भी पुलिस वही लाठी डंडे उठाए रखी हुई है, आज भी वहां पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। तो ये आज का विषय था और आज के विषय में हमने आपके सामने कई पहलू रखे हैं। कुल मिलाकर जो 2-3 प्रमुख बातें सामने आई है कि जहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया फेल होता है, वहां पर सोशल मीडिया अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है या उस जरूरत को, उस वैक्यूम को, उस आवश्यकता को वहां पर पूर्ति मिलती है। लेकिन उसी पे अगर सरकार की निगाह टेढ़ी रहेगी तो ये समाज सेवा का और जन जागृति का एक बड़ा क्षेत्र अपना उपयोगिता खो बैठेगा। हम दुनिया के कई परिवर्तन या सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन में भी मीडिया का महत्वपूर्ण रोल देखते हैं। नए प्रोडक्ट लॉन्चिंग हो या नए विचारों का प्रचार हो, इन सब के लिए सोशल मीडिया का उपयोग दुनिया भर में सब जगह हो रहा है। और विशेष बात यह है कि ऐसे सारे सोशल मीडिया को बनाने वाले, फेसबुक को भी बनाने वाले, उसको उभारने वाले भारतीय IT इंजीनियर है। मतलब इनके प्रतिभा का उपयोग अन्य देशों के राष्ट्र निर्माण में हो रहा है, समाज निर्माण में हो रहा है, विचार के प्रचार में हो रहा है और हमारे जगह पर ही इसके खिलाफ सवालिया निशान लगाया जा रहा है। इसलिए हमें दोबारा यह सोचना है कि इस नेट पर उपलब्ध राष्ट्रभक्तों का हम राष्ट्र के लिए कितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा उपयोग कर सकते हैं। सरकार का दृष्टिकोण यह होना चाहिए। साथ ही मैं जो कविता आज एक कॉलर ने कही,
ऐसे कई लोग हमें बाद में फ़ोन करके कहते हैं कि आपका विषय जब पता चलता है तो हम कविता बनाते हैं, अच्छे अच्छे 4 लाइनें बनाते हैं और पूरे घंटा भर फ़ोन लगाते रहते हैं, लेकिन कॉल लगता नहीं क्योंकि सारी लाइनें बिजी रहती है। तो मैं उनको एक आज आह्वान करना चाहता हूं कि जो हम करीब 250 से ज़्यादा एपिसोड कर चुके हैं और कई लोग, मुझे अब तक हज़ारों लोगों के ऐसे पत्र और ईमेल और मैसेज आए हैं कि हमने विभिन्न विषयों पर कविता बनाई लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाई। मैं आह्वान करता हूं कि वो आप हमको भेजिए, हम उसका एक अलग से कोई पुस्तक या कविता संग्रह भी प्रसिद्ध करेंगे कि हमारे दर्शकों ने बड़े ही ऐन वक्त पर विषय अनाउंस होने के बाद इन विषयों पर कविताएं लिखी। भले हम उसको चैनल पर नहीं दिखा पाए लेकिन हम उसकी अलग से कोई पुस्तिका बनाएंगे, sudarshan.tv.com के साइट पर भी डालेंगे और अपने कार्यक्रम में भी इसका उपयोग करेंगे। ऐसी चीज़ें आप हमको लिख के भेज सकते हैं bindaasbol@sudarshan news A88 सेक्टर 4 नोएडा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bindaasbol@sudarshan.tv.com। एक माफ़ करें, इसमें गलती है, बिंदास के बाद $S नहीं है। ईमेल करने वाले इस चीज़ का ध्यान रखें, bindaasbol@sudarshan.tv.com ये हमारा ईमेल आईडी है। आज के लिए इतना ही। मैं दोनों अतिथियों का आभारी हूँ कि आप आए, समय निकाला, और आप सारे दर्शकों का भी आभारी हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।